जानकारी, मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 सालों में पहली बार स्थायी सिंधु आयोग की बैठक नई दिल्ली में आयोजित। इस बैठक में सिंधु नदी के जल से जुड़े विषयों पर हो रही चर्चा। लोन मॉरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सरकार की लोन मॉरेटोरियम पॉलिसी पर दखल देने से किया इनकार। किसी और वित्तीय राहत की मांग को भी किया खारिज। देश में युद्ध स्तर पर जारी है कोरोना टीकाकरण का अभियान। अब तक 4 करोड़ 80 लाख से अधिक लोगों को दी जा चुकी है वैक्सीन। 24 घंटों में 32.5 लाख से अधिक लोगों का हुआ है टीकाकरण। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हुआ। आज पुणे में टेस्ट और T20 सीरीज टीम जीतकर इंडिया की इस सीरीज को भी जीतने की होगी कोशिश। आप देख रहे थे अभी तक की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और सबसे पहले आज की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम विधानसभा चुनाव के लिए गुवाहाटी में पार्टी का संकल्प पत्र अब से कुछ देर पहले जारी किया है। असम के समावेशी विकास के लिए संकल्प पत्र में 10 प्रमुख वायदे किए गए हैं, जिसमें असम में ब्रह्मपुत्र नदी से आने वाले बाढ़ की रोकथाम, नामघरों के कायाकल्प, एनआरसी, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक सहायता, असम की संस्कृति की सुरक्षा जैसे मसले शामिल हैं। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में मिशन शिशु उन्नयन का संकल्प लिया है, जिसके तहत स्कूली शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार के सभी प्रयास किए जाएंगे। जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में सभी बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त होगी और 8वीं कक्षा से सभी छात्राओं को मुफ्त साइकिल दी जाएगी। लिए करेक्टेड एनआरसी के लिए हम काम करेंगे। और जब हम करेक्टेड एनआरसी के लिए बात करते हैं तो उसमें जो मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है, उसमें हम प्रोटेक्ट करेंगे जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स को, और हम इन्फिल्ट्रेटर्स को उसमें हम डिटेक्ट करेंगे। इसके लिए हम प्रयासरत होंगे ताकि सही मायने में असम का रहे, अहम की सिविलाइजेशन को हम सुरक्षित रख सके, इस बात का हम प्रयास करेंगे। वहीं जेपी नड्डा ने कहा है कि असम के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संशोधित एनआरसी के लिए काम करेंगे। एनआरसी में मौलिक भारतीय नागरिकों का बचाव किया जाएगा और घुसपैठियों की पहचान की जाएगी। और युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के उद्देश्य से भी बीजेपी ने 2 लाख सरकारी नौकरियों का वायदा किया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अगले 1 साल में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो वहीं निजी क्षेत्र में भी 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 2 लाख लोगों को हम नौकरी सरकारी क्षेत्र में देंगे और उसके लिए 1 लाख की कमिटमेंट हमारी 31 मार्च 2022 तक देने की है, और साथ ही साथ रेस्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और लगभग हम इसी तरीके से 8 लाख जॉब्स हम प्राइवेट सेक्टर में हम एनहांस करेंगे। भाजपा ने असम में अरुणोदय योजना के तहत 30 लाख परिवारों को आर्थिक मदद के रूप में प्रतिमाह 3,000 रुपए देने का वायदा भी किया है। दृष्टि से सबलीकरण की ओर फाइनेंशियल सपोर्ट की तरीके से उनको हम स्थान दे सकें, ये अरुणोदय प्रोग्राम के तहत हम 30 लाख लोगों को महीने की आर्थिक सहायता 3,000 देने का हम तय करेंगे। दिस इज अवर कमिटमेंट, ये हमारा संकल्प पत्र रहेगा। और भाजपा के संकल्प पत्र पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे बात करते हैं हमारे सहयोगी कमल वोरा से, जो इस वक्त हमारे साथ में गुवाहाटी से जुड़ रहे हैं। कमल, अगर बात की जाए तो क्या प्रमुख चीजों को फोकस किया गया है, केंद्रित किया गया है बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में, ताकि लोगों तक सीधी बात पहुंचाई जा सके? जी बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सवाल है कि बीजेपी कौन से क्षेत्र है उठाया, वो तो तय किया है।
सबसे बड़ा बात यह है कि जो फ्लड सिचुएशन है आसाम के, जो सालों से यहाँ पे आसाम में हर साल आते हैं, संहार करते हैं, लोग जान माल का नुकसान करते हैं, खेती बाड़ी का नुकसान करते हैं, एक बहुत बड़े तादाद में यहाँ पे नुकसान का सामना करना पड़ता है लोगों को बाढ़ की वजह से। और ये बाढ़ को सबसे जो इन कमिटमेंट वाला एक जो आज जो घोषणा पत्र यहाँ पे आज रिलीज किया है, उसे बाढ़ का जो समस्या है उसको स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी यूज करके हर एक मुमकिन जो यहाँ पे उपलब्ध असम को मुक्त करने का जो ये फैसला है, इसको सबसे पहला प्रायोरिटी दिया है। ये एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। और साथ ही साथ हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट एक जो बहुत बड़ा इशू है देश भर के कई सारे राज्यों में, असम में भी ये एक बड़ी समस्या है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए कमल, आपकी आवाज़ हम तक बेहतरी से नहीं पहुंच रही है, लेकिन निश्चित तौर से आज एक बड़ा दिन असम के लिहाज से अगर बात की जाए, बीजेपी के लिहाज से तो संकल्प पत्र जारी किया और 10 महत्वपूर्ण वायदे अपने आप में रखे हैं बीजेपी ने असम के जनता के सामने। और ख़ास तौर पे असम को विकास के मामले में कैसे आगे ले जाना है, असम की जो एक पहचान है, उसका जो समृद्ध विरासत है, उसको कैसे पुनर्स्थापित करना है। और युवाओं के लिहाज से भी खास तौर से फोकस किया गया है, क्योंकि अगले साल 2 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की गई, जिसमें 1 लाख सरकारी नौकरी का जिक्र भी किया गया है। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। कमल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अगर समझना चाहेंगे कि खास तौर से अगर हम बात करें युवाओं को लेकर और एक डेवलपमेंट के लिहाज से क्या बड़ी बातें और प्रमुख बातें कही गई हैं बीजेपी के अपने संकल्प पत्र में? कमल जी बिल्कुल, ये जो आपने सही फरमाया, जो ये 2 लाख लोगों को नौकरी देने का जो यहाँ पे वायदा है, ये सबसे अपने आप में एक बहुत बड़ा वायदा है। और 2 लाख जो नौकरी देंगे वो गवर्नमेंट सेक्टर में देंगे। इसके अलावा अगर निजी सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे भी 8 लाख लोगों को नौकरी देने का यहाँ पे वायदा किया है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का वायदा किया है। और साथ ही साथ माइक्रो लेवल पे या मैक्रो लेवल पे बहुत सारे परियोजनाओं को यहाँ पे लाएंगे, जिसके जरिए लोग एंटरप्रेन्योरशिप मतलब लोग अपने आप को एंटरप्रेन्योर कर पाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में भी यहाँ पे उसको गति को तेज करने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे चीजों को रखा है, जो बहुत सारे परियोजना है ये संकल्प पत्र में। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आसाम की बात करिए, आगे नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्य की बात करें तो सब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे को अगर कोई हल निकल सकता है तो डेफिनेटली लोगों का ध्यान आकर्षित तो होगा। यही एक सरकार की बीजेपी दल की यहाँ पे एक कोशिश है कि लोगों का आकर्षण केंद्रित करे और एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटी है वो क्रिएट करे, ताकि यूथ को अपनी ओर खींच सके। बिल्कुल कमल, शुक्रिया इस बातचीत और अपडेट्स के लिए। आप इन चुनावी गहमा गहमियों पर नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो पश्चिम बंगाल में मतदान की तारीख नजदीक आते आते चुनाव प्रचार भी लगातार तेज गति से देखने को मिल रहा है। सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्य के गोसावा में एक जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ममता बनर्जी ने जनता से किए गए वायदे पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद सही मायनों में विकास होगा। गोसावा में साफ पेयजल की समस्या का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर यहां 2 साल में शुद्ध पीने का पानी मिलने लगेगा। मित्रों, ये गोसाबा विधानसभा 9 द्वीपों का समूह है। समंदर के होते हुए कलकत्ता से इतना नजदीक होने के बावजूद भी आज तक कोई व्यवस्था नहीं की। 2 साल में नल के द्वारा शुद्ध पीने का पानी हर घर में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी। वहीं अमित शाह ने कहा कि गंगा सागर मेले के लिए 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाया जाएगा। गंगा सागर का मेला जो होता है, हम 2500 करोड़ का खर्च कर ये मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा देने का काम गंगा सागर के 14 जनवरी के मेले का। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। भाजपा ने आज 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें चरण के लिए 13 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। वहीं इस बीच चुनाव आयोग की पूरी टीम चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर है।
और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अनुज यादव इस वक्त पश्चिमी मेदिनीपुर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अनुज, किस तरीके की आज गहमा गहमी और खासतौर से तब जबकि आज चुनाव आयोग की पूरी टीम भी तैयारियों को समीक्षा करने के लिहाज से राज्य के दौरे पर है। देखिए आर्येंद्र, सबसे बड़ी खबर यही है क्योंकि पिछले दिनों के अंदर जिस तरीके से सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी शिकायतें और अपने अपने सुझाव निर्वाचन आयोग को दिए थे और हमने पिछले दिनों में देखा है कि यहां पर छिटपुट हिंसाएं की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसको लेकर भी बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से दिल्ली में भी मिला था। उसके बाद एक जो पूर्ण गठित टीम है निर्वाचन आयोग की, आज वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। यहां पर जो पुलिस ऑब्जर्वर्स हैं, जो जिला अधिकारी हैं, उनसे वो बातचीत करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अलग अलग जिलों से, और खास तौर से जहां पहले चरण का और दूसरे चरण का चुनाव है तो किस तरीके से निष्पक्ष तरीके से शांतिपूर्ण चुनाव हो, इसको निर्वाचन आयोग यहां पर राज्य के अंदर आकर इस बात का जायजा लेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कुछ घटनाएं सामने आई थी और उसके बाद एक राजनीतिक माहौल यहां पर बना था, उसके बाद पुलिस ऑब्जर्वर्स, विशेष पुलिस ऑब्जर्वर्स की तैनाती यहां पर निर्वाचन आयोग ने की है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की काफी कंपनियों को अभी से ही यहां पर तैनात कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जो राजनीतिक दलों की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, टीएमसी हो या वाम दल हो, उनकी जो शिकायतें आई हैं उसको एक एक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए ही पहले चरण का, दूसरे चरण का जो निर्वाचन है उसको कराया जाएगा। और हां, दूसरी सबसे बड़ी बात है क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, इसके भी सख्त दिशा निर्देश जो हैं यहां के जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए जाएंगे और किस तरीके से लोग अपना मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कर सकें, अपने घरों से निकल सकें, क्योंकि बंगाल के अंदर इस तरह की बातें देखी जाती हैं आर्येंद्र की लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया जाता है। इस तरह का इतिहास इस चुनाव में ना दोहराया जाए, इसका पूरी तरीके से जो है जायजा इस बार निर्वाचन आयोग यहां पश्चिम बंगाल में ले रहा है। जी अनुज, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया। हमने देखा था कि बंगाल में जब पंचायत के चुनाव हुए थे तो ना जाने कितनी सीटों पर कॉन्टेस्ट ही नहीं हो पाया था, क्योंकि एक बड़े स्तर पर शिकायत आई थी कि साहब किसी को पर्चा भरने के लिए आने ही नहीं दिया गया। इस तरीके की शिकायतों के बीच में इस बार के चुनाव में तमाम व्यवस्थाएं मौजूद है, फिर भी राजनीतिक हिंसा की शिकायतें देखने को मिल रही। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस दौरे के बाद में चुनाव आयोग कुछ और अतिरिक्त सख्त कदम उठा सकता है, कम से कम राजनीतिक हिंसा को रोकने के लिहाज से, लोगों को निष्पक्ष माहौल देने के लिहाज से? देखिए, जो यहाँ ऑब्जर्वर्स भेजे गए हैं, चाहे वो पुलिस ऑब्जर्वर्स हों या जनरल ऑब्जर्वर्स हों, वो दूसरे राज्यों से तैनात किए जाते हैं चुनाव के समय में आर्येंद्र। उनसे एक विस्तृत रिपोर्ट यहाँ पर ली जाएगी और वो अपनी जो फीडबैक देंगे, जो अपने रिपोर्ट देंगे, उसी के तरीके से यहाँ पर और अर्धसैनिक बलों की तैनाती को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि अगर उस इलाके के अंदर कोई भी घटना होती है तो वो उनकी जिम्मेदारी होगी। और निश्चित तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो आज पहले और दूसरे चरण में जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे। दूसरी जो आपने बात कही, ये निर्वाचन आयोग की यहाँ पर हम कहें तो ये एक दूसरी उनके यहाँ पर जायजा लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव जो है 8 चरणों के अंदर होगा। तो निश्चित तौर पर बीच बीच में जिस तरह की स्थितियां यहाँ पे बनेंगी, निर्वाचन आयोग अपनी टीम को यहाँ पर लगातार भेजकर यहाँ पर जायजा लेगा और आगे के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए जाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, जिस तरीके से जिला निर्वाचन आयोग ने तैयारी की है, इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार जो पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से होगा। एक अच्छा मतदान प्रतिशत भी देखने को मिलेगा। शुक्रिया अनुज, इस बातचीत के लिए, अपडेट्स के लिए। आप रखिए इन महत्वपूर्ण बैठकों पर नजर, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और अब नजर डालते हैं कुछ और ताजा तरीन खबरों के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि लोन मॉनिटोरियम को अब और नहीं बढ़ाया जा सकता है और ना ही इस दौरान ब्याज को पूरी तरह से माफ किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बैंकों को राहत मिली है। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र को लोन मॉनिटोरियम की सीमा को 31 अगस्त 2020 से आगे बढ़ाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष को समझते हुए कहा कि कोरोना महामारी से सिर्फ कंपनियों को ही नहीं, सरकार को भी नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वह आर्थिक नीतियों के मामले में दखल नहीं दे सकता। वह ये तय नहीं करेगा कि कोई पॉलिसी सही है या नहीं। कोर्ट केवल ये तय कर सकता है कि कोई पॉलिसी कानून सम्मत है या नहीं। अदालत ने कहा है कि हम सरकार को पॉलिसी पर निर्देश नहीं दे सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि मॉनिटोरियम की अवधि में ब्याज पर ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जा सकता है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लिया गया है तो उसको अगली किश्तों में एडजस्ट किया जाए।
कोर्ट ने कहा है कि यह राहत उनको भी मिलनी चाहिए जिनका लोन 2 करोड़ से ज्यादा का है। और नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने की मांग के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अलग अलग उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को सुनवाई के लिए अपने यहां ट्रांसफर करने की केंद्र सरकार की मांग पर नोटिस जारी किया है। और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इन 2 महत्वपूर्ण खबरों पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता विकास सारथी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। विकास, अगर हम पहले बात करें लोन मॉनिटोरियम के लिहाज के इस खबर को लेकर, क्या बड़े एक आधार रहे कि कोर्ट ने अपने आप को इस पूरे मसले से अलग किया और कहा कि हाँ, सरकार का जो पक्ष है वो सही है और इस प्रकार के मामलों में कोर्ट को दखल देने की जरूर गुंजाइश नहीं बनती है? जी आरेंद्र, कोर्ट ने 2 बात यहाँ पर साफ की कि जो विशेषज्ञ हैं वो इस तरह के निर्णय लेते हैं और RBI और सरकार विशेषज्ञों से बात करके इस तरह के फैसले करती है। और इस तरह की जो पॉलिसी हैं, जो आर्थिक नीतियाँ हैं, उनकी न्यायिक समीक्षा की एक सीमा है, उससे आगे कोर्ट नहीं जा सकता। लेकिन कुछ एक विषय थे जिन पर कोर्ट ने दखल दिया और उनको जस्टिफाई भी कोर्ट ने किया। मसलन ये कोर्ट ने ये साफ किया कि 2 करोड़ की जो लिमिट यहाँ पर तय की गई थी उसके पीछे कोई तर्क नज़र नहीं आता। और उसका उदाहरण देते हुए यहाँ पर बेंच ने कहा कि आप ये मान लें कि किसी ने 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था और वो ये रिलीफ आने तक 3 करोड़ से ज़्यादा लौटा चुका था, बावजूद इसके कि उसका जो बचा शेष राशि जो थी वो 2 करोड़ से कम थी, उसको ये लाभ इस पॉलिसी का नहीं मिलता। तो कोर्ट ने कहा कि कोई रैशनल समझ में नहीं आता कि इसको 2 करोड़ तक सीमित कैसे रखा जाए। और इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आप जो इंटरेस्ट पहले से तय है सिंपल इंटरेस्ट वो ज़रूर बैंक्स ले सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं ले सकते, क्योंकि ये छूट दी गई थी सरकार की तरफ से योजना में कि वो अपने ग्राहक अपनी EMIs को डेफर कर सकते हैं। जी विकास, यही चीज मैं समझना चाहता हूं कि एक आम उपभोक्ता अगर इस पूरे फैसले को समझने की कोशिश करे तो उसके हिस्से की क्या एक खबर है, कोई राहत देती हुई खबर? देखिए, राहत देती हुई खबर यही है कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं देना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं देना होगा, क्योंकि शुरू में जब ये राहत पैकेज दिया गया तो लोगों को ये लगा कि उनको इंटरेस्ट ही नहीं देना होगा, कुछ लोगों को ये लगा, जबकि कुछ लोगों को पता था कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर आप अपनी EMI डेफर करते हैं। लेकिन उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि उनसे कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जाएगा, यानी कि अगर आपकी किस्त बढ़ जाती हैं, आप 6 महीने किस्त नहीं देते और उसकी अवधि बढ़ा लेते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जाएगा, इसका बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं था। इसलिए उन्होंने जब राहत पैकेज को अवेल किया, उसको इस्तेमाल किया, तो उनका ये कहना था कि हमको पहले ये नहीं बताया गया था कि इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगा ड्यूरेशन बढ़ने की वजह से। तो उसको कोर्ट ने उस दलील को वाजिब माना, तर्कसंगत माना और ये कहा कि हाँ, आप चक्रवृद्धि ब्याज नहीं ले सकते। लेकिन जो लोग इस गलत फहमी में हैं कि वो इंटरेस्ट भी नहीं देंगे, उनको कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नहीं, आपने क्योंकि अपनी EMI भले ही 6 महीने की इस वक्त नहीं दी है, लेकिन आप जब बाद में देंगे तो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा उस पर। अब विकास, अगर हम OTT के प्लेटफॉर्म्स के जुड़ा जो मसला है उसको लेकर जो केंद्र सरकार पहुंची है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं उनसे पूरे मामले को अपने यहाँ ट्रांसफर करने की बात कही है, क्या एक अपने आप में एक बड़ा, एक बृहद मामले के तौर पर कोर्ट इस पूरे मसले पर अपनी बात सामने रखना चाहता है? आरेंद्र, ये पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट में पहले ही चल रहा है। अब कोर्ट ने ही खुद टिप्पणी की थी कि ऐसा कोई नीति क्यों नहीं है रेगुलेशन के लिए, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका कंटेंट को रेगुलेट क्यों नहीं किया जाए। तो कोर्ट के पास तो ये, सुप्रीम कोर्ट के पास तो मामला ये पहले से ही था, लेकिन इस तरह की बहुत सारी याचिकाएं अलग अलग हाई कोर्ट्स में हैं और जाहिर है कि इनमें हर जगह सूचना और प्रसारण मंत्रालय पार्टी है, तो एक मल्टीप्लिसिटी जो थी लिटिगेशन की उसको कम करने के लिए अब सारे मामलों को सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा और राज्य में जो चल रहे थे अलग अलग हाई कोर्ट में मामले, उन पर कोर्ट ने रोक लगा दी और एक ही जगह सुनवाई होगी, यानी सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि जो पॉलिसी अभी लाई गई थी उस पर भी कोर्ट ने थोड़ा असंतोष जाहिर किया था कि आपने इसमें पिनल प्रोविजंस नहीं किए, दंडात्मक कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ही इस पूरे मामले को सुनेगा, हाई कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, शुक्रिया विकास इस तमाम बातचीत और अपडेट्स के लिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं देश की कुछ और इस वक्त की राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर।
महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपए के वसूली के कांड पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की ओर से राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर जो दावे किए गए थे वह सभी झूठे हैं। फडणवीस ने कहा है कि शरद पवार को इस संबंध में गलत जानकारी देकर उनके मुंह से गलत बातें कहलवाई गई हैं। कल आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। एक राष्ट्रीय नेता के मुंह से, और जो देश में जाने माने नेता माने जाते हैं, उनके मुंह से कल गलत बातें कहलवाई गई और जो प्रोटेक्ट करने का प्रयास ये कल किया गया, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरे तरीके से कंप्लीट एक्सपोज हुआ है। और मेरा मानना यह है कि 15 से 27 इस बीच गृह मंत्री जी जो होम क्वारंटाइन थे वो आइसोलेशन में नहीं थे। कई लोग उनको मिले हैं, कई अधिकारी उनको मिले हैं, और जिसके बारे में जानकारी अगर हासिल करनी है तो बहुत आसान है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की है। आज शाम को दिल्ली में होम सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट मांगी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं दिल्ली जाने वाला हूं और ये पूरी जानकारी मैं होम सेक्रेटरी को दूंगा और मैं उनसे निवेदन करूंगा। चूंकि कई आईपीएस अफसर है, कुछ नॉन आईपीएस भी है, कुछ छोटे भी अफसर है, लेकिन चूंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और उनके कस्टोडियन ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसलिए होम सेक्रेटरी इस पूरे मामले की जांच ये सीबीआई से करे, इस प्रकार की मांग मैं होम सेक्रेटरी को करने वाला हूं। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की उद्धव सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले की पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने पर्याप्त सबूत होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की है। करीबन 6.3 जीबी का 6.3 जीबी का ये डेटा मेरे पास है कि जिसके अंदर ये सारे कॉल्स इंटरसेप्ट किए हुए हैं और ये एक पूरा रिपोर्ट इसका जो है, मतलब ये कवरिंग लेटर है और कवरिंग लेटर के साथ ये पूरे ट्रांसक्रिप्ट्स उसके ये रिपोर्ट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे गए। आश्चर्य की बात यह हुई कि मुख्यमंत्री जी के यहां से वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी क्या चली गई। जानबूझकर 25 अगस्त 2020 से आज तक इतने सेंसिटिव रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आश्चर्य की बात ऐसी है, इस रिपोर्ट में जिनके नाम आए हैं उनको वही पोस्टिंग्स मिली है। और इसका और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी शिशिर शेलार इस वक्त मुंबई से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। शिशिर, अगर बात की जाए तो एनसीपी के माध्यम से या कहा जाए शरद पवार के माध्यम से जो कुछ भी बचाव में तथ्य अभी तक सामने रखे गए हैं, बीजेपी लगातार उनको तथ्यों के आधार पर झुठलाती रही। एक तरीके से महाराष्ट्र सरकार एनसीपी खुद ब खुद लगातार अपनी बातों में ही घिरती दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, हालांकि अरेंद्र आज देखा जाए तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने दो मुद्दे सामने रखे। पहला मुद्दा यह है कि जिस प्रकार से कल शरद पवार ने ये बात रखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अनिल देशमुख जो है होम क्वारंटाइन थे या फिर हम कहेंगे आइसोलेशन में थे, चूंकि उस वक्त वो कोरोना से ग्रसित थे। लेकिन उन्हीं दावों को झुठलाते हुए आज देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बात रखी है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी कि होम क्वारंटाइन के दौरान अगर पुलिस का रिकॉर्ड देखा जाए, पुलिस का मैनिफेस्टो देखा जाए, जहां पे शेड्यूल होता है, प्रमुख नेताओं का शेड्यूल होता है, उनमें उसकी अगर बात करें तो तकरीबन 17 तारीख को और 24 तारीख को ऐसे 2 दिन जो है मूवमेंट रखा गया था अनिल देशमुख का। अब वो उस जगह पर गए थे, कुछ लोगों से मिले थे, नहीं मिले थे, या अगर जांच का विषय है आगे, अगर सरकार चाहे तो उसके ऊपर जो है जांच करा के उसका डिटेल्स जो है प्राप्त कर सकती है। ये दो बातें उन्होंने तो पहली बात जो शरद पवार ने रखी थी कि जो होम क्वारंटाइन में थे, ये बात बीजेपी ने आज छुटला दी है।
दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कि आज देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया के सामने रखी है वो ये है कि जिस प्रकार से एक ट्रांसफर रैकेट जो है इस मौजूदा सरकार में चल रहा है, जो बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनका ट्रांसफर रैकेट, और इसी का उन्होंने जिक्र किया। ये बात 2020 की है, 2020 में यानी अगस्त 2020 में इसके बारे में एक डिटेल रिपोर्ट बनाई गई थी कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस, महाराष्ट्र के कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस रश्मि शुक्ला द्वारा। हालांकि ये रिपोर्ट अगर देखा जाए तो इस बारे में जो जानकारी जो है तत्कालीन डीजी यानी सुबोध जायसवाल जो उस वक्त डीजी थे और साथ ही साथ एएस महाराष्ट्र के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है उनको भी इस बारे में जानकारी दी थी और बाकायदा उनसे परमिशन मांगी थी जो लोग इनमें इन्वॉल्व है, जो ऑफिसर इन्वॉल्व है, उनके कॉल इंटरसेप्ट किया जाए, उनको कहीं ना कहीं मॉनिटर किया जाए। हालांकि वो कॉल मॉनिटर किए गए और उसके पूरे आधार पर एक रिपोर्ट बनाई गई, जो रिपोर्ट जो है बाद में जाकर डीजी को सबमिट हुई, जो महाराष्ट्र के डीजीपी थे उनको सबमिट हुई, सुबोध जायसवाल को। और उसके बाद डीजीपी ने जो रिपोर्ट थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यानी सीएमओ ऑफिस को ये रिपोर्ट सौंप दी थी। हालांकि आज के इस पूरे इसमें दावा किया देवेंद्र फडणवीस ने कि इस रिपोर्ट में अगर देखा जाए कई सारे बड़े राजनीतिक नेताओं और साथ ही साथ जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनके नाम भी शामिल है, जो कि एक रैकेट अगर देखा जाए ट्रांसफर रैकेट जिस प्रकार चलता है जिसकी वजह से किस प्रकार से काम होता है, ये पूरी जानकारी जो है इस पूरे रिपोर्ट में थी। हालांकि ये रिपोर्ट मौजूदा सरकार ने सामने नहीं लाई, बल्कि इस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया, लेकिन जिन अधिकारियों ने इसकी पूरी खोजबीन की थी, यानी हम बात करें इंटेलिजेंस कमिश्नर की रश्मि शुक्ला की, उनको साइड पोस्टिंग में डाल दिया और साथ ही साथ जो लोग इसमें लिप्त थे उन लिप्त लोगों को जो डिजायर्ड पोस्टिंग थी वो पोस्टिंग भी बहाल की गई। ये सभी चीजें जो है आज आरोप लगाकर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनके पास इसके बारे में रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को लेकर आज वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में जाके हालांकि होम सेक्रेटरी से अपील करेंगे कि इस बारे में जो निष्पक्ष सीबीआई इंक्वायरी हो, चूंकि सारे अफसर अगर देखा जाए आईपीएस अफसर है ये केंद्र के अधीन आता है, तो ऐसे में केंद्र सरकार इसके ऊपर जांच करे और साथ से जो इसमें जो लोग इन्वॉल्व है उनके बारे में जांच करे। शिशिर, एक महत्वपूर्ण चीज ये छोटा सा जवाब से चाहेंगे कि सारे मसले कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तक जाके रुकते हैं, उनकी चुप्पी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। आखिर वो चुप क्यों है, इन तमाम मसलों पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी तक कोई अंदर खाने से जानकारी? बिल्कुल, हालांकि ये सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं, सवाल विपक्ष से बार बार उठाए जा रहे हैं। इससे पहला जो मसला था सचिन वाजे का, उस वक्त भी मुख्यमंत्री अभी देखा जाए तो खामोश है। साथ ही साथ जब होम मिनिस्टर और परमबीर सिंह का जो लेटर हमने देखा, उस लेटर मामले में भी अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री द्वारा इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई। और अब एक नया मसला जो है सामने आया है, जो आज देवेंद्र फडणवीस ने सामने लाया, जिस प्रकार से रैकेट चल रहा है, इसमें भी अगर देखा जाए मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा इस पर कोई भी अभी तक टिप्पणी नहीं की गई है। हालांकि एनसीपी अगर देखा जाए अपने बचाव में आगे आ रही है, एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री जो है नवाब मलिक, उन्होंने सभी आरोप झुटला दिए हैं। वही कांग्रेस अगर देखा जाए, कांग्रेस भी इस वक्त कहीं ना कहीं चर्चा में लिप्त है। कांग्रेस अगर देखा जाए शाम को कांग्रेस के बड़े नेताओं की और जो मंत्री उनकी बैठक आज होने वाली है, इस प्रकार से आगे कदम उठाने चाहिए इस बारे में। बिल्कुल, इस बैठक के बाद शायद कुछ निकल के आए, लेकिन महत्वपूर्ण चीज यही है शिशिर की अभी तक सीएम की जो चुप्पी है वो कई प्रकार के सवाल खड़े करे। फिलहाल शुक्रिया, वक्त इतनी ज्यादा दे रहा आपसे बात करने के लिए। शुक्रिया शिशिर, हमारे साथ जुड़ने के लिए मुंबई से आपका। आगे बढ़ते हैं, आज की एक और महत्वपूर्ण खबर से आपको रूबरू कराते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल बंटवारे को लेकर आज से स्थायी आयोग की बैठक हो रही है। पिछले करीब 3 सालों में ये पहली बारी है बैठक हो रही है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच 1960 में जल संधि के तहत स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग की 2 दिवसीय बैठक नई दिल्ली में आज से और कल तक आयोजित की जा रही है। भारतीय पक्ष का नेतृत्व प्रदीप कुमार सक्सेना कर रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान की ओर से बैठक का नेतृत्व सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह कर रहे हैं। और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण मसला है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और सिलसिलेवार तरीके से हम समझाते हैं कि आखिर ये जो पूरा समझौता है ये आखिर है क्या। अगर सिंधु जल समझौते पर स्थायी आयोग की बैठक की बात की जाए तो भारत पाकिस्तान के स्थायी आयोग की ये 2 दिवसीय बैठक है। आज और कल ये 2 दिन बैठक चलेगी। करीब 3 या 2.5-3 वर्षों के बाद में इस बैठक का आयोजन हो पा रहा है, क्योंकि बीते समय में ये बैठक नहीं हो पाई थी। आपसी तनाव और कोरोना महामारी की वजह से ये बैठक बीते लगभग 2.5-3 साल में नहीं हो पाई थी।
जिसकी वजह से अब ये बैठक आज और कल हो रही है। पाकिस्तान का 8 सदस्यीय दल जो है, या कहा जाए उनका जो डेलीगेशन है, वो भारत आ चुका है, कल ही आ चुका है और आज से इस बैठक में वो शिरकत कर रहा है। 8 सदस्यीय दल भारत आ चुका है पाकिस्तान का। भारतीय पक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं सिंधु कमिश्नर है, पूरा जो स्थायी कमीशन के लिहाज से भारत की ओर से वो पीके सक्सेना जी हैं, वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं और लंबे समय से वो इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं पीके सक्सेना जी। और पिछली बैठक अगस्त 2018 में पाकिस्तान के लाहौर में हुई थी। उसके बाद अब ये बैठक लगभग 2.5-3 साल के बाद में हिंदुस्तान में दिल्ली में आज से हो रही है। 1960 में हुआ था दोनों देशों के बीच में सिंधु जल समझौता। ये अपने आप में एक बड़ा समझौता था। उसके आधार पर तय हुआ था कि आखिर कैसे जलों या नदियों के पानी का बंटवारा होना। वो क्या बंटवारा था, ये आपको बताते हैं। समझौते के मुताबिक रावी, ब्यास, सतलुज नदियों पर भारत का अधिकार है। ये पूर्वी क्षेत्र की नदियां थी, उन पर भारत के अधिकार को माना गया था, दोनों देशों ने इसको स्वीकारा था। तो वहीं पश्चिमी क्षेत्र के सिंधु, चेनाब, झेलम के जो जल था, वो भारत बेरोक टोक अपनी सीमा से पाकिस्तान की ओर जाने देगा, उस पर किसी प्रकार की वो बंदिश नहीं लगाएगा। ये समझौते के तहत दोनों देशों ने माना था। इसके अलावा भारत सिंधु, चेनाब, झेलम नदियों के जल का यानी पानी का इस्तेमाल कर सकता है, इस बात को भी लिखा पढ़त में समझौते के तहत दोनों देशों ने माना था। और इस इस्तेमाल के तहत भारत इस पानी का उपयोग सिंचाई या फिर बिजली बनाने के लिए भी कर सकता है। ये बात भी उस समझौते के तहत लिखी गई है। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण समझौता है। लेकिन इस बार की बैठक को लेकर इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत ने जो हाल फिलहाल में लद्दाख में नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात कही है, उसको लेकर बैठक में चर्चा हो सकती है, क्योंकि इस बात की जानकारी पाकिस्तान के हवाले से आई है कि पाकिस्तान के कुछ कंसर्न्स हैं जिसके बारे में वो अपनी बात सामने रख सकता है। इस बड़ी खबर पे बात हम करेंगे। हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह भी हमारे साथ में मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। घर की सारी चीजें महंगी हो जरूरी है, उम्दा हो बहुत जरूरी है, लेकिन घर का जो सीमेंट है ना वो बहुत उम्दा होना चाहिए। जैसे वंडर सीमेंट, भाई उसकी क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के चर्चे हैं वर्ल्ड में। आप हमारे और कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वकील हूँ। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। Mankind's first luxury, chocolate. Today we unleash its dark side. No mercy to the sun-ripened cocoa beans. No compassion in extracting pure chocolate. Generously embracing fruits, nuts, coffee, and even tea. This is the alchemy of dark chocolate. Amul dark chocolates. Dark, a little more delicious. और इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे किस तरीके से ये आज का दिन महत्वपूर्ण है। भारत और पाकिस्तान का सिंधु जल समझौते को लेकर 2 दिन की बैठक की शुरुआत हुई है दिल्ली में और पाकिस्तान का 8 सदस्यीय दल भारत आ चुका है और इस बैठक में शिरकत कर रहा है। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ में अधिक जानकारी के साथ मौजूद है। अमृत, अगर बात की जाए तो क्या कुछ एक एजेंडा इस पूरी बैठक का है, इसको लेकर कोई जानकारी आप साझा कर सकते हैं? देखिए, एजेंडा ये जो परमानेंट इंडस कमीशन की मीटिंग्स होती हैं, इनका एजेंडा जो वाटर शेयरिंग पर ट्रीटी है उसको लेके क्या वाटर शेयरिंग हो रहा है, उसको लेके कोई कंसर्न्स हो, कोई डिस्प्यूट्स हो, वो डिस्कस होते हैं। अक्सर देखा गया है कि पाकिस्तान ऑब्जेक्शंस रेज करता है और लाजमी है उनका ऑब्जेक्शन रेज करना, क्योंकि उनके कंसर्न्स होते हैं। वो लोअर रिपेरियन स्टेट है, इंडिया अपर रिपेरियन स्टेट है। आपके दरिया यहाँ से पानी लेके वहां जाते हैं, तो जनरली लोअर रिपेरियन स्टेट्स को कई कंसर्न्स होते हैं। पिछली बार जब लाहौर में मीटिंग हुई थी तो उन्होंने पक्कल, दुल और लोअर कलनाई जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे भारत के चेनाब नदी पर, उस पर उन्होंने डिजाइन को लेकर कुछ ऑब्जेक्शंस रेज की थी। भारत ने उनके साथ अपनी इंफॉर्मेशन साझी की थी। इस बार भी एक्सपेक्टेड है, पाकिस्तान ने स्टेटमेंट्स दी हैं कि वो उनके अभी भी इश्यूज परसिस्ट करते हैं और वो इस बात को इस मीटिंग पे उठाएंगे। वहीं पीके सक्सेना का ये कहना है कि भारत का राइट है अपने जो रिवर्स के वाटर्स को यूज करने का, और जिस तरह का यूजेज भारत कर रहा है वो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की जो है उससे कंप्लाई करता है। और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट भी हुए हैं वो कंप्लायंस के तहत कंस्ट्रक्ट हुए हैं। तो आज की मीटिंग में अगर पाकिस्तान ये इश्यूज रेज करता है तो भारत उसका जवाब देगा, उसकी क्लैरिफिकेशन देगा। बाकी फ्लड डेटा की शेयरिंग को लेके बात होती है
तो कोई भी जो कंसर्न्स हों वो रेज किए जाते हैं। ये ट्रीटी मैंडेट करती है कि वाटर कमिश्नर्स हर साल मिलें, कम से कम साल में एक बार मिलें। ये 116वीं बैठक है इसकी, पिछले करीब 60 साल हो गए हैं संधि को। और अच्छी बात यह है कि चाहे पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई तनाव चलता रहे, कोई लड़ाइयां होती रहें, जो मर्जी मतभेद हों, पर ये ट्रीटी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, तो ये काफी कारगर साबित हुई है इनके जो कंसर्न, वाटर कंसर्न्स को रिजॉल्व करने में, और काफी एमिकेबली इन मीटिंग्स में ये कंसर्न्स रिजॉल्व होते हैं। जी शुक्रिया अमृत, इस बातचीत अपडेट्स के लिए। आप रखिए इस महत्वपूर्ण बैठक पर नजर, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते, राजधानी दिल्ली में आज भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई है। संसद परिसर में हुई इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया है कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा है। देशों के लोग भारत से कभी दवाई मांगते हैं, कभी वैक्सीन मांगते हैं, और इससे भारत का सामर्थ्य इस कोरोना कालखंड में भी बढ़ा है। भारत के 135 करोड़ लोगों ने अपनी ताकत दिखाई है। सेवा के माध्यम से किसी को भूखा नहीं सोने दिया, और कोरोना को पराजित करने के लिए 135 करोड़ लोग खड़े हो गए। ये कितनी बड़ी बात थी। और बात कोविड की करते हैं। देश में कोरोना की स्थिति की बात करें तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में संक्रमित लोगों में से अब तक 1,11,81,253 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 95.75% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर भी घटकर 1.37% रह गया है। पिछले 24 घंटों में 29,785 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। देश भर में जारी टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में तेजी आ रही है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 4,84,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना टीके की खुराक दी जा चुकी है। तो वहीं पिछले 24 घंटों में 32,53,000 लाभार्थियों को टीके की खुराक दी गई है। आपको जानकारी दे दें कि देश भर में 16 जनवरी 2021 को कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण का अभियान की शुरुआत हुई थी, जिसमें सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की खुराक दी गई थी। फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2 फरवरी 2021 से वैक्सीन लगाई गई, और अब दूसरे चरण में 1 मार्च से 60 साल से अधिक और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर नमन किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि प्रख्यात राष्ट्रवादी, स्वाधीनता सेनानी, समाजवादी विचारक और लेखक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जन्म जयंती पर उनके विचारों और उनके कृतित्व को सादर नमन करता हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर याद किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि महान स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को उनकी जयंती पर सादर श्रद्धांजलि। उन्होंने अपने प्रखर और प्रगतिशील विचारों से देश को नई दिशा देने का कार्य किया है। राष्ट्र के लिए उनका योगदान देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शहीदी दिवस के मौके पर ट्वीट कर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद किया। उन्होंने लिखा, आज़ादी के क्रांति दूत अमर शहीद वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीदी दिवस पर शत शत नमन। मां भारती के इन महान सपूतों का बलिदान देश की हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। जय हिंद। 19 साल अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया। इस नरसंहार के बाद एक 12 साल का लड़का उस घटना स्थल पर गया। वह खुशमिजाज और चंचल बालक, लेकिन उसने जलियांवाला बाग में जो देखा वह उसकी सोच के परे था। वह स्तब्ध था, यह सोचकर कि कोई भी इतना निर्दयी कैसे हो सकता। वह मासूम गुस्से की आग में जलने लगा था। उसी जलियांवाला बाग में उसने
अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने की कसम खाई। एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, इसके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई थी। शहीद भगत सिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी थे, चिंतक थे। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ने ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके लिए कभी व्यक्तिगत गौरव महत्वपूर्ण नहीं रहा। वे जब तक जिए सिर्फ एक मिशन के लिए जिए और उसी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। वह मिशन था भारत को अन्याय और अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाना। हम भगत सिंह बन पाए या न बन पाए, लेकिन भगत सिंह जैसा देश प्रेम, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जरूर हम सबके दिलों में हो। शहीद भगत सिंह को यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हो। मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगत सिंह को नमन करता हूं। और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें क्या है आज। और व्यापार प्राइम की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अजय मिश्र। अजय, क्या कुछ बड़ी खबरें अगर हम अर्थ जगत की बात करें तो? धन्यवाद आरेंद्र। आपने कुछ देर पहले जो लोन मोरेटोरियम से जुड़ा मुद्दा दिखाया, वो खबर, उसका सीधा असर जो है वो बाज़ारों पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो बैंक्स थे वो इस आशंका में थे कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला लेता है, क्या मोरेटोरियम की अवधि बढ़ाई जाती है, क्या ब्याज दरें जो हैं उनको एक तरह से वेवर दिया जाता है। बैंकों को नुकसान होना तय था अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई फ़ैसला देता। आज ऐसा फ़ैसला नहीं आया और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी मोरेटोरियम में अब बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। साथ ही साथ पूरी तरह से इंटरेस्ट को माफ़ नहीं किया जा सकता। कुछ समय के लिए टाला ज़रूर जा सकता है, लेकिन इंटरेस्ट आपको वापस देना पड़ेगा। और उसके बाद बैंकिंग सेक्टर्स में लगातार खरीदारी का माहौल देखा गया। आज BSE सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 300 अंक उछला, 50,070 के ऊपर पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 14,800 के ऊपर चला गया। शुरुआती कारोबार में अदानी ग्रीन के शेयर्स में 5% से ज़्यादा का उछाल देखा गया। सेंसेक्स में 30 शेयरों में से 25 तेजी के साथ खुले। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, HCL टेक, ICICI बैंक, टाइटन और मारुति सुजुकी के शेयर्स 1% से ज़्यादा की तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दिए। इस वक्त अगर हम देखें तो टाइटन कंपनी, श्री सीमेंट्स, अदानी पोर्ट्स, डिवाइस लैब, टाटा मोटर्स 2 से 4% की बढ़त के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पर थोड़ा सा दबाव है उसमें ऑयल एंड गैस और मेटल्स, ये 2 सेक्टर, जिसमें IOC, हिंडाल्को, ONGC, पावर ग्रिड और ITC कुछ ऐसे शेयर्स हैं जहां पर 1 से 3% तक की गिरावट देखी जा रही है। उधर होली से पहले मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतें और गिरी और भी गिरावट देखने को मिल रही है। MCX पर अप्रैल डिलीवरी का जो सोना है वो 119 रुपये की गिरावट के साथ खुला, लेकिन दिन चढ़ने के साथ इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ। 67 रुपये की गिरावट के साथ 44,838 पर कारोबार करता हुआ नजर आया। ये वायदा कारोबार के भाव हैं। आपको अगर स्पॉट में ज्वेलरी खरीदनी है तो आपको दुकान में जा करके पूछना पड़ेगा कि किस शहर में, किस राज्य में कौन सा भाव इस वक्त सोने का चल रहा है, क्योंकि ये वैट और वहाँ के जो लोकल टैक्सेस हैं उस पर डिपेंड करता है। सुबह के सत्र में 44,776 रुपये का न्यूनतम स्तर देखा गया और 44,905 का, ये दोनों ही वायदा बाजार की कीमतें इस वक्त हम बता रहे हैं। जून डिलीवरी का सोना भी 13 रुपये की मामूली गिरावट के साथ 45,197 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ नजर आया, लेकिन ये 56,000 के स्तर से काफ़ी नीचे, करीब 22% नीचे आ चुका है। उधर US ट्रेजरी यील्ड में तेजी आई और डॉलर के मजबूत होने से भी सोने की जो कीमतें हैं उस पर दबाव देखने को मिल रहा है। चांदी की भी बात करें तो 117 रुपये की गिरावट के साथ ये 66,214 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक और अच्छी खबर कल हमें देखने को मिली। राज्यसभा में खनन और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया गया। बिल की चर्चा की शुरुआत पर खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस विधेयक के बाद इस खनन क्षेत्र में 55 लाख रोजगार सृजित होंगे। ये विधेयक खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 को संशोधित करता है और कैप्टिव व मर्चेंट खदानों के बीच का अंतर बिल्कुल अब खत्म कर दिया गया है। अब परमाणु खदान को छोड़ करके जो दूसरी कैप्टिव खदानें हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करने के बाद खुले बाजार में ये जो खनिज उत्पादन कम से कम 50% तक बेचा जा सकता है।
ये छूट दी गई है। इस अवसर पर खदान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश में खनन क्षेत्र में सुधार के लिए विधेयक लाया गया है और इसमें रोजगार के और भी अवसर पैदा हुए, क्योंकि पहले जिन कंपनियों के अलॉटमेंट होता था वो केवल अपने इस्तेमाल के लिए जो खाने हैं उसका उपयोग कर सकती थी, लेकिन अब उन्हें ये छूट दी गई कि अगर वो माइनिंग ज़्यादा करते हैं तो इस कोयले को या दूसरे खनिज पदार्थों को वो दूसरे कंपनियों को भी बेच सकते हैं और इसलिए खनन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा तेज़ी आने की उम्मीद है। फिलहाल व्यापार प्राइम के आज के इस अंक में सिर्फ इतना। शुक्रिया अजय इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कल ब्रसेल्स पहुंचे, जहां वह नाटो के विदेश मंत्रियों और यूरोपीय संघ के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बाइडेन प्रशासन ट्रांस अटलांटिक संबंधों में सुधार लाना चाहता है। नाटो की बैठक में ब्लिंकन अन्य विदेशी मंत्रियों के साथ ट्रांस अटलांटिक संगठन में प्रस्तावित बदलावों के साथ साथ चीन और रूस की चिंताओं, जलवायु परिवर्तन, साइबर और ऊर्जा सुरक्षा और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। ब्लिंकन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी और आर्थिक सुधार और लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे। और अब बात दांडी यात्रा की। दांडी यात्रा का एक मकसद था ब्रिटिश सरकार द्वारा अध्यारोपित नमक कानून की जघन्य धाराओं का प्रतिरोध करना, जबकि इसका दूसरा मकसद कहीं अधिक गहरे निहितार्थों वाला था, जिसमें इस अभियान को एक विशिष्ट महत्व प्रदान किया। अनकी से पदयात्री ने जम्मूसर की यात्रा शुरू की, जहां महात्मा गांधी दोपहर में रुके थे और सभा भी की थी। क्या कुछ है इस खबर में, देखिए इस रिपोर्ट को। 22 मार्च 1930 अनकी की सुबह महात्मा गांधी जम्मूसर के लिए निकले। करीब 6 किलोमीटर की यात्रा के बाद गांधी जम्मूसर पहुंचे, जहां स्थानीय सत्याग्रही शिवशंकर शुक्ला और धुला भाई ने गांधी जी का जोरदार स्वागत किया। जम्मूसर में बापू को सुनने के लिए काफी संख्या में स्थानीय निवासी जुटाए। गांधी यहां दोपहर तक ठहरे, सभा को संबोधित किया और स्वराज भवन की स्थापना की, जहां आकर पदयात्री ठहरे हैं। गांधी जी यहाँ पर आए थे और इस कमरे में रुके थे, यहाँ पर विश्राम किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर जम्मूसर में घटी थी। धुड़ाभाई थे, बाकी सब बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी थे, यहाँ पर उनसे मिले थे गांधी जी। गांधी के सुझाए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए पदयात्री ने भी दोपहर तक जम्मूसर की यात्रा पूरी की। काफी संख्या में महिलाएं, बच्चे गुलाब के फूल पदयात्रियों के हाथों में थमाकर उनका स्वागत कर रहे थे। पदयात्रियों के हौसले भी बुलंद थे, जो गांधी के चरण रज को माथे पर लगाकर जम्मूसर तक पहुंचे हैं। काम छोड़ के दौड़ के रोड के किनारे आ जाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं। तब जाके हमें लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो 12 मार्च को आह्वान किया कि ये अभियान, ये उत्सव जन जन का उत्सव बने, हर मन का उत्सव बने, वो अब हमें जाके सार्थक लग रहा है। आमोद पहुंचने से पहले ही काफी संख्या में लड़कियां, महिलाएं, बच्चे माथे पर कलश उठाए दिल में ढेर सारी खुशियां लिए फूलों की बारिश कर रही हैं। राज्य के श्रम मंत्री दिलीप ठाकुर पदयात्रियों के स्वागत में जुटे हैं। अपने दिल में जोश लिए पदयात्री आमोद के प्रांगण तक पहुंचे हैं, जहां महात्मा गांधी ने रात्रि विश्राम किया था। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी धीरज इस वक्त हमारे साथ में जम्मूसर गुजरात से जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। धीरज, किस तरीके से महात्मा गांधी के उस वक्त के आंदोलन, उस वक्त की प्रेरणा को आज के समय में लोगों तक पहुंचाने की जो ये कोशिश हो रही है, इसका लोगों तक किस प्रकार से असर पड़ रहा है, उस सब चीज़ों को देखने के लिए आप वहाँ मौजूद हैं। किस प्रकार से इस बात को सामने रखेंगे आप? बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो यात्रा थी महात्मा गांधी की यात्रा, वो अविस्मरणीय और ऐतिहासिक यात्रा थी। और आज अभी जो यात्रा शुरू हुई है, यात्रा जो चल रही है, उस यात्रा को में अभी भी लोग जो पदयात्री अभी चल रहे हैं, उनके साथ महात्मा गांधी की उस यात्रा के साथ उनको जी रहे हैं।
जो वर्तमान जो पीढ़ी है वह पीढ़ी इसी भाव में जी रही है कि यह जो यात्रा है यह 1930 की यात्रा है जिस यात्रा के साथ महात्मा गांधी चल रहे थे। इसलिए हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ से ये यात्रा गुजरती है वहाँ से जो स्थानीय युवा है उनकी एक लंबी कतार खड़ी होती है। रोड को दोनों किनारे से लोग तालियां बजाते हुए मिलते हैं, लोग उनके ऊपर फूलों की बारिश करते हुए दिख जाते हैं। और जहाँ जहाँ से होकर ये यात्रा गुजरती है महिलाएं जो हैं वो पारंपरिक वेश में जो है वो नृत्य और गाना पेश करती हुई नजर आते हैं। और जो आम जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, उनकी हर संभव कोशिश होती है कि ये जो पदयात्री यात्रा कर रहे हैं इनको हर संभव मदद की जाए। कोई फूल लेके खड़ा रहता है, कोई पानी लेके उनके लिए खड़ा रहता है। जी धीरज, तो कुल मिलाकर इस यात्रा का जो मनोभाव है जो लोगों के दिल में जो है वो है कि ये जो यात्रा है वो वैसी ही यात्रा है जैसी यात्रा महात्मा गांधी ने की थी। जी शुक्रिया धीरज, आप इस महत्वपूर्ण पूरे घटनाक्रम को कवर करते रहिए, तस्वीरें हम तक भेजते रहिए। फिलहाल आपका इस बातचीत के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खेल जगत में क्या है आज की इस वक्त की बड़ी खबरें। और खेल प्राइम की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी सुचित्रा। क्या बड़ी खबरें अगर हम खेल मैदान की बात करें तो? शुक्रिया आरिंद्र। शुरुआत करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे वनडे से। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच आज पुणे में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत के लिए शिखर धवन और रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत की है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने बिना किसी नुकसान के 10 रन बना लिए हैं। कृणाल पांड्या और प्रसिद्ध कृष्णा इस मैच से अपने वनडे करियर की शुरुआत कर रहे हैं। और न्यूज़रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खेल संवाददाता नारायण सिंह इस मैच पर और बात करने के लिए। नारायण, अगर टीम कॉम्बिनेशन की हम सबसे पहले बात करें, आज के लिए जो फाइनल 11 चुनी है भारतीय टीम मैनेजमेंट ने, किस तरह से देखते हैं उसे? ऋषभ पंत अच्छी फॉर्म में थे लेकिन इस टीम में जगह नहीं बना पाए हैं। सुचित्रा, बड़ा ही अगर टीम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, अगर प्लेइंग 11 की बात करेंगे तो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव जो प्लेइंग 11 भारत ने चुना है। उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि इस टीम में केएल राहुल को जगह दी है जो कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, क्योंकि T20 में देखिए अगर पिछला जो T20 सीरीज था तो उसमें वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। और लेकिन उसके अगर इन 3-4 मैचों को छोड़ दें तो केएल राहुल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, चाहे वो IPL हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है 2019 में, 2020 में। तो अगर एक खिलाड़ी कुछ पारियों में असफल हो जाता है उसके बाद उसको टीम में टीम से मैनेजमेंट में जगह दी, ये बड़ी बात है। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि जो केएल राहुल है बहुत ही इम्पैक्ट प्लेयर हैं। अगर जब वो खेलते हैं तो टीम मैच जीतती है और उनका जो पारी का टीम का जो प्रदर्शन होता है, टीम का जो मैच का रिजल्ट होता है उस पर बहुत असर होता है। तो केएल राहुल को लेना तो इस समय में जबकि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, प्रदर्शन नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं ये मौका उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। और ऋषभ पंत की जहां तक बात है, ऋषभ पंत ने हाल फिलहाल में बहुत बड़ी पारियां खेली हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब ऋषभ पंत को एक मैच के लिए बिठा दिया तो उसके लिए मौके नहीं आएंगे, उनकी जगह टीम में फिक्स है। और इससे ये फायदा हुआ कि आप एक खिलाड़ी जो आउट ऑफ फॉर्म है उसको मौका दे दिया। और T20 वर्ल्ड कप आने वाला है तो T20 वर्ल्ड कप में केएल राहुल जैसे जो प्लेयर हैं, जो इम्पैक्ट प्लेयर हैं, उनका होना बहुत जरूरी है। अगर वो फॉर्म में रहते हैं तो भारत के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा। बिल्कुल, लगातार बैक कर रहे हैं लोकेश राहुल को भारतीय टीम मैनेजमेंट। वहीं 2 खिलाड़ी आज फिर से पदार्पण कर रहे हैं, कृणाल पांड्या, प्रसिद्ध कृष्णा। तो भारत में जितना भी क्रिकेट का टैलेंट भरा हुआ है लगातार मौका दिया जा रहा है युवाओं को। बिल्कुल, ये जो अगर टैलेंट की बात करें तो अभी भारतीय टीम की बात करें तो बहुत ही मतलब प्रचुर मात्रा में, बड़ी भारी मात्रा में जो टैलेंट की मौजूदगी है। और कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि जिस तरह से इतने प्लेयर्स हैं, टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक सर्किट में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। और जैसे सूर्य कुमार को देखिए, उनको एक मौका मिला और उन्होंने उसको दिखाया और उसके कारण उनको ODI टीम में भी सिलेक्शन उनका हो गया। तो कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स के लिए भी ये, क्योंकि आपको 11 खिलाड़ी चुनने हैं एक मैच को खेलने के लिए और आपके पास टैलेंट का पूल बहुत ज़्यादा है,
तो ये भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे फायदा भी होता है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में देखे तो ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय टीम मैनेजमेंट था वो 11 खिलाड़ी ढूंढने के लिए परेशान हो रहा था कि उनके प्लेइंग 11 बन पाएगी नहीं बन पाएगी, क्योंकि आधे खिलाड़ी इंजर्ड थे। लेकिन वैसी परिस्थितियों में जो भारत का बेंच स्ट्रेंथ था बहुत स्ट्रांग था, और उन प्लेयर्स ने जो फ्रिंज प्लेयर थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जिताई। और अभी भी अगर आप देखें तो जो इंडिया का जो बॉलिंग स्क्वाड है उसमें मोहम्मद शमी नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, उसके बावजूद भी भारत ने सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ जो T20 सीरीज जीती। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि टीम मैनेजमेंट की तारीफ करनी होगी। अभी वो एक प्रयोगशाला की तरह काम कर रही जो भारतीय टीम का जो स्क्वाड है, तो ये कामयाब भी हो रहा है और नए खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। कहीं ना कहीं इससे भारत को आने वाले समय में सबसे बड़ी बात है कि एक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हर कैटेगरी के लिए, हर स्लॉट के लिए है, तो ये फायदेमंद है भारत के लिए। बिल्कुल नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। और दिल्ली में जारी शूटिंग विश्व कप में भारत ने पुरुषों के स्की टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। महराज खान, अंगद बाजवा और गुरजोत खंगूरा ने भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया। भारत ने गोल्ड मैच में कतर को 6-2 से मात दी। इससे पहले महिलाओं के स्कीट इवेंट में भारत ने रजत पदक जीता था। पोलैंड के राष्ट्रपति ने स्ट्राइकर रॉबर्टो लेवेंडोस्की को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया है। लेवेंडोस्की को साल 2020 में जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख को चैंपियंस लीग जिताने में अहम भूमिका निभाने के कारण फीफा का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था। पिछले सत्र में जर्मन लीग और कप डबल के साथ चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख को जिताने वाले लेवेंडोस्की को पोलैंड के राष्ट्रपति से कमांडर क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ पोलोनिया प्राप्त हुआ। यह सम्मान सैन्य कर्मियों और नागरिकों को उनके क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो ये थी इस वक्त की खेल की कुछ प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं आरिंद्र के पास। शुक्रिया सुचित्रा, इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। सरकार की योजनाओं का लाभ देश भर में किसान उठा रहे हैं। जहां ड्रिप सिंचाई से उनके लागत में कमी आ रही है, तो वहीं नवाचार से किसान अपनी आय भी बढ़ा रहे हैं। हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह की चंदौली से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। साथ ही दूसरी तरफ किसान अपने नवाचार से चंदौली को नई पहचान दिला रहे हैं। यहाँ के किसान नई फसलों का उत्पादन भी कर रहे हैं। ये बलवंत सिंह हैं, जो अपने भांजे की प्रगतिशील किसानी से प्रेरित होकर पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ड्रिप सिंचाई का प्रयोग कर सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर खेती में कम लागत से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। अच्छा बेनिफिट हुआ है। अगले साल और भी इसको विस्तार से बढ़ाना चाहते हैं। तरबूजा खिरमाना का भी इसमें खेती किए हैं, बढ़ाए हैं देखते हुए। शिमला मिर्चा भी इसमें शामिल है। इसी तरह देखते हुए हम और भी सिस्टम अगले साल बढ़ाकर थोड़ा ड्रिप सिंचाई की योजना से इसका फायदा उठाएंगे। ये प्रगतिशील किसान अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। खुद गांव में ही नर्सरी खोलकर अपनी आय भी बढ़ा रहे हैं और इससे लोगों को पेड़ पौधे लगाने के लिए साधन भी उपलब्ध करा रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती के साथ साथ यहाँ पे नर्सरी भी खोल रखा है, जो कि ये मामा जी का खेत है, वहीं पे नर्सरी भी खोले हुए हैं और स्ट्रॉबेरी भी लगाए हैं। और ये बिहार वाली मेन रोड है, तो इस चंदौली से 3 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। स्ट्रॉबेरी के साथ साथ हम नर्सरी से भी अच्छी इनकम पा लेते हैं और तरबूज खरबूज की खेती करते हैं। इस तरह के नए प्रयोग से कई गांव और कई जिले लाभान्वित हो रहे हैं। जाहिर है कि किसानों द्वारा इस तरह की पहल देश के दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा है। किसान इस तरह के नवाचार कर कृषि में अपनी आय बढ़ा सकते हैं। सरकार की सोच मतलब प्रधानमंत्री की सोच, और बनारस संसदीय क्षेत्र से 40 किलोमीटर दूर यह युवा किसान सरकार की सोच के साथ चलने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रॉबेरी की पहली बार खेती की है, साथ ही नर्सरी लगाया है, जिसका लाभ आसपास के किसान तो ले ही रहे हैं, जाने वाले रास्ते बिहार के किसान भी इसका लाभ ले रहे हैं। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, नवही, चंदौली। इसी खबर के साथ फिलहाल मिड डे प्राइम में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।
मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 मार्च सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद